तो दिल्ली में आज से इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आगाज हो चुका है। पीएम मोदी ने इस महाकुंभ का शुभारंभ किया है। समिट में सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन जैसे टेक जगत की तमाम बड़ी हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा इसमें तमाम बड़े नाम, इमैनुअल मैक्रोन, राष्ट्रपति लूला ब्राजील के, यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद के अलावा भूटान, श्रीलंका, नीदरलैंड्स के पीएम भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा देशों के साथ साथ 300 से ज्यादा टेक कंपनीज एआई के इस महाकुंभ का हिस्सा बन रही हैं। इतना बड़ा आयोजन भारत में, इसके भारत के लिए क्या मायने हैं? और कहा जा रहा है कि एआई इज द फ्यूचर नाउ। तो क्या इसके लिए आज भारत वर्तमान में तैयार है? क्या कुछ तैयारी करनी है? भारत किस तरह से एआई की दुनिया का विश्व गुरु बन सकता है? क्या क्या चुनौतियां बाकी हैं? विस्तार से आज हम करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सबसे बर्निंग टॉपिक है। तकनीकी क्रांति के दौर में एआई एक ऐसी ताजा बयार है जिससे अछूता रहना लगभग नामुमकिन है। ये दौर केवल मशीनों की दौड़ नहीं बल्कि मनुष्य और बाजार के संबंधों को नया आयाम देने का दौर है और एआई की इसमें अहम भूमिका साबित होने वाली है। देश की राजधानी नई दिल्ली में आज से इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आगाज हो चुका है। इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा समेत 15 से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 50 से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे। तो वहीं दुनिया की दिग्गज ग्लोबल और भारतीय टेक कंपनियों के 40 से ज्यादा सीईओ के भी समिट में हिस्सा लेने की उम्मीद है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और बिल गेट्स जैसे दिग्गज हिस्सा लेंगे। आज से 20 फरवरी तक चलने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में 2.5 लाख से अधिक विजिटर्स के आने की उम्मीद जताई गई है। यहाँ 13 देशों के पवेलियन होंगे, 600 से ज्यादा उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप शामिल होंगे, 500 से ज्यादा सेशन आयोजित किए जाएंगे, 3000 से अधिक एक्सपर्ट पहुंचेंगे और 300 से ज्यादा डेमो और प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की पहल है। 5 दिन के इस कार्यक्रम को पॉलिसी, रिसर्च, इंडस्ट्री और आम लोगों को जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। इस समिट की थीम एआई का इस्तेमाल सबके भले और खुशहाली के लिए हो रखी गई है। इस समिट के जरिए टेक लीडर्स बताएंगे कि एआई का वर्तमान में कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है और भविष्य में इससे क्या-क्या बदल सकता है और इस फील्ड में क्या-क्या चुनौतियां हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से पहले ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने खुलासा किया है कि भारत में चैट जीपीटी के 100 मिलियन यानी 10 करोड़ वीकली एक्टिव यूजर्स हैं। इन आंकड़ों के साथ भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। खासतौर से भारतीय छात्र दुनिया भर में चैट जीपीटी का सबसे बड़ा यूजर बेस है। सैम ऑल्टमैन ने यह भी कहा है कि भारत के पास फुल स्टैक एआई लीडर बनने के लिए सभी जरूरी तत्व मौजूद हैं। उन्होंने भारत की मजबूत टेक टैलेंट, स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीति और एआई से क्या हासिल किया जा सकता है, इसे लेकर बढ़ते उत्साह की ओर इशारा किया। एआई के क्षेत्र में सबसे अधिक अमेरिका का दबदबा है। यही वजह है कि रैंकिंग में अमेरिका पहले पायदान पर है। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है, जबकि एआई की रेस में इंडिया उभरता हुआ सितारा है। तो क्या माने, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 भारत के उन सपनों का आईना है जो टेक वर्ल्ड में भारत की बुलंदी को नई पहचान देने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती सर का। एआई एंड क्वांटम साइंटिस्ट हैं, देश के जाने माने। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चक्रवर्ती आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अनुराग जैन साहब, को फाउंडर एंड सीईओ और रिसर्व के। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब हमारे शो पे आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं सुमित गुप्ता जी, जाने माने डेटा एंड एआई एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत ऑफ कोर्स डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती सर आपसे ही कर रहे हैं। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ भारत इतने बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है और मुझे लगता है ये पहला ग्लोबल एआई समिट इन ग्लोबल साउथ है, यानी कि डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा एआई फोरम अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत का उद्देश्य है एआई सॉल्यूशंस को स्केल अप फ्रॉम डेमोस टू डिप्लॉयमेंट, जो मैं नजरिया पढ़ पा रहा हूं, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आर वी रेडी सर? आर वी रेडी टू टेक द लीड? जो कहा जा रहा है कि भाई एआई की अब इस नई क्रांति में भारत विश्व गुरु बनेगा। आर वी रेडी सर? हाँ जी, तो हम तो रेडी है, डेफिनेटली वी आर रेडी।
बिकॉज AI एज ए होल, एज ए टेक्नोलॉजी अभी क्या है, लैब से रोड पे आ गया है। ओके, इट इज नो मोर इन द लैब। तो अभी इम्पैक्ट समिट का मतलब ही ये है कि कितना इम्पैक्ट ला रहा है AI सॉल्यूशंस जो इंडिया में डेवलप किया जा रहा है बाय स्टार्टअप्स और बाय अदर जो हमारे टेक जायंट्स हैं। तो वो उसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, समाज के क्या इम्पैक्ट ला रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इसमें क्या क्या इम्पैक्ट ला रहा है या ला पाएगा, वो देखना जरूरी है। रादर देन कि खाली POC या कुछ पायलट्स करे या कोई प्रेजेंटेशन में हम लोग रह जाए। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर समिट है, तो आज मैं खुद ही वो समिट में रहा और बहुत स्टार्टअप्स का एक्सपो में भी मैं खुद ही जाके देखा। तो सब स्टार्टअप जो है, सब कंपनी जो है, आपने जो एप्लीकेशन है उसको डेमो कर रहे हैं और ये भी समझा रहे हैं कि उसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, मतलब कि उसका आउटकम क्या है सोसाइटी में या हमारे जो भी सेक्टर्स है वो सेक्टर्स में कितना है। और एक बहुत बड़ी बात है, आज मैं जो देखा कि बहुत लोग, जो आप लोग बोल रहे हैं कि 200-300 कंट्रीज से डेलीगेट्स और स्टार्टअप्स आ रहा है, तो मैं आज खुद महसूस किया, मैं खुद आज मिला बहुत लोगों को और वो लोग बहुत ही उत्साह से आके इंडियन स्टार्टअप का सोल्यूशन जो देख रहे हैं, नोट ले रहे थे, कोई कोई लोग बहुत जानकारी ले रहे थे उसके ऊपर। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है इंडिया के लिए, क्योंकि जो बाहर की दुनिया है, बाहर की कंट्रीज है, वो लोग अभी इंडिया को एक बहुत बड़ा कंटेंडर या बहुत बड़ा एक प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा है। आप जैसे कि अभी बोला कि US और चाइना के बाद में अभी भारत का स्थान आ गया है, तो मैं तो बोलता हूँ कि अभी 2 साल 4 साल में भारत 2 नंबर पे चला जाएगा और कुछ सालों में भारत 1 नंबर पे जाने यस सर, बट डॉक्टर चक्रवर्ती थोड़ा सा हमें बताइए, हम दुनिया को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? आई मीन ऐसा लग रहा है कि हमें ग्लोबल स्टेज मिला है इन AI गवर्नेंस, बट व्हाई इंडिया? क्या अब ठीक है, हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम होस्ट करें बड़ी से बड़ी समिट्स को, AI ही नहीं दूसरे सेक्टर्स में भी, लेकिन जो इतना उत्साह दिख रहा है, मतलब दुनिया की जो टॉप माइंड्स हैं वो भारत आने को उत्सुक हैं बिना किसी ना नुकुर के। क्या उनको ऐसा भारत में दिख रहा है सर कि वो यहां पर आकर डिस्कस करना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में? सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है वो है भारत का मार्केट। ओके, तो भारत का जो बाजार है ये इतना बड़ा बाजार है कि दुनिया के कोई भी कोने पे, चाहे कोई भी कंपनी कुछ भी डेवलप AI का सोल्यूशन या कोई भी सोल्यूशन डेवलप करे, तो पहला उनका दिमाग में भारत का बाजार, भारत का मार्केट के बारे में ख्याल आता है। और उसका कारण है, भारत का जो बाजार है उसका जो एफिनिटी है, मार्केट एफिनिटी है, वो एक 2 रुपया के सामान से लेके 2 करोड़ का सामान आसानी से बिक जाता है। तो इतना बड़ी रेंज है भारतीय मार्केट का। तो ऐसा बाजार और इतना डेमोक्रेटिक मार्केट जिसमें कि वो ज़्यादा कोई ये मार्केट में आके एक्सप्लोर करने के लिए उतना ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं है, ओके, पॉलिसीज बहुत हमारा आसान है। तो ऐसा बाजार और दुनिया में कोई भी जगह नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। सेकेंड चीज़ ये है कि भारत का जो इंजीनियर्स है, AI इंजीनियर्स, या भारत का जो स्किल्ड फोर्सेस है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक इतनी बड़ी IT फोर्सेस है, जो कि हम लोग 30-40 साल से हम लोग ये बनाए हैं IT फोर्सेस, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ी IT फोर्सेस है। अभी ये जो IT फोर्सेस है, इसको अगर हम लोग AI फोर्सेस में कन्वर्ट करना चाहे तो ये बहुत आसानी है भारत के लिए, क्योंकि IT और AI ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब थोड़ा सा अपस्किल करने से ये IT वर्कफोर्स जो है, AI वर्कफोर्स, तो ये दोनों मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण है। और थर्ड कारण है, भारत एक उभरती हुई बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ओके, और ये इकोनॉमी को कोई मिस नहीं करना चाहते हैं, चाहे कोई बाहर का देश का लीडर हो, या बाहर का बहुत बड़ा कोई कंपनी का ओनर हो, या बाहर का बहुत बड़ा कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी हो, इसको मिस करना। तो मेरे ख्याल से ये 3 चीजें जो है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है बाहर। और इसमें भी एक लेयर है जो हम समझेंगे, जो थोड़ा सा हमें ये बताएगी जो एक्चुअल पिक्चर है वो दरअसल क्या है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी।
थोड़ा सा ये क्रिटिकल साइड में ये सवाल जाता है, बट इस पे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है कि कहा ये जाता है कि इंडिया इज़ मोर ऑफ एन एआई अडॉप्टर देन देन अ क्रिएटर करंटली। तो हमको एडॉप्टर के रूप में देखने के लिए आ रहे हैं, मार्केट के रूप में देखने के लिए आ रहे हैं कि कोलैबोरेशंस, फ्यूचर क्रिएशंस ये एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं ताकि हमें एक रियल पिक्चर मिले। बट आऊँगा इस पे मैं अनुराग जैन आपके पास आ रहा हूँ। सर मुझे बताइए, आपकी नज़र में ऐसा क्या है? इमैनुअल मैक्रोन, लूला दा सिल्वा, सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, अब डारियो अमोडोई की बात भी चल रही है, काफ़ी बड़ा नाम एंथ्रोपिक ने जिस तरह से डिसरप्शन लेकर के आए हैं, डेमिस हासाबिस की बात चल रही है, गूगल डीप माइंड, इसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, मेटा, यू नेम बिग जायंट्स एंड दे आर इन इंडिया, दे आर अबाउट टू कम इंडिया। तो ये क्यों सर, वाई इंडिया? क्या उनको नज़र आ रहा है इंडिया में, ऐसा क्या है? जी, मुझे लगता है कि अडॉप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा मार्केट है, जैसा कि बताया। तो उसमें 1.4 बिलियन कस्टमर बेस है हमारे पास, और हमारा पेनिट्रेशन ऑफ यूजेज, चाहे वो बेसिक सर्विसेज हो, हेल्थ केयर हो, या फिर टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो, तो वहां पर हम लोग बहुत स्कोप है, जो कि टीयर 1 सिटीज में एग्जॉस्टेड है। बट टीयर 2 टीयर 3 में हमारा 70% कस्टमर बेस है जो ये लोग एआई के थ्रू इनेबल करना चाहते हैं, और ऐसी सर्विसेज आएंगी जो कि गांव गांव तक और हर इंसान तक पहुंचेंगी। तो मुझे लगता है कि अडॉप्शन एक बहुत बड़ा गेम है, जिसमें कस्टमर बेस मिलेगा इन कंपनीज को, और वो स्केल होगा। कॉस्ट कम हो सकती है हर कस्टमर की, जो इनको प्राइस पॉइंट मिलेगा, बट स्केल बहुत बड़ा है। और दूसरा, इसमें मुझे लगता है कि टैलेंट वर्कफोर्स भी हमारा बहुत बड़ा है। जैसे एआई ने आईटी इंडस्ट्री में सर्विसिंग में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया, वैसे ही हम एआई सर्विसिंग में हमारे पास जो वर्कफोर्स है वो बहुत बड़ा बन सकता है। तो दोनों ही एंगल्स हैं जहाँ पे अडॉप्शन भी होगा और हम सर्विसेज भी दे पाएंगे, तो बहुत अट्रैक्टिव है। अगर एआई का अडॉप्शन इतनी फास्ट बढ़ेगा डेवलपिंग मार्केट्स में भी, तो उनको सर्विसिंग की बहुत जरूरत होगी। वो डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आज भी आपको जो आईटी इंजीनियर्स हैं उनकी हेल्प चाहिए। अगर लेट्स से कोडिंग में आप कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एआई, तो वहां पे दोनों एंगल से इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, Right. जिसमें सब लोग सीरियस हैं और इंडिया को इंक्लूड करना चाहते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। इसके बाद में एक एक करके इसके जो चैलेंजेस के जो पार्ट्स हैं उन पर डिस्कशन करूं। सुमित गुप्ता जी, आपके पास ही आ रहा हूं। हमें थोड़ा सा बताइए सर कि ग्लोबल एआई कंपटीशन जितना रैपिडली एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब 6 महीने पहले जो चीज़ें आई थी एआई में, हमें लग रहा था वो बहुत एक्साइटिंग है, वही फ्यूचर है, लेकिन डाउन द लाइन 6 महीने बाद ऐसा लग रहा है कि ये सब तो इर्रेलेवेंट हो गया। मैं मतलब एआई को लेकर मैं 6 महीने के आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मुझे एआई के बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, बट एज अ जर्नलिस्ट मुझे लग रहा है इस पे तो बातचीत हो चुकी है, ये तो पुरानी बात हो गई है। इतना रैपिड एक्सेलरेशन हो रहा है, और उसमें हमारी क्या उतनी तैयारी है, नहीं है? बहुत बड़ा एक गैप नज़र आता है कि हम एजुकेशन जो है हमारी, वो डीप एआई रिसर्च जो है हमारी, वो स्टिल डेवलपिंग फेज में है। फिर भी ऐसा दुनिया को क्या दिखाई दे रहा है इंडिया में कि वो यहाँ आ रहे हैं, आपके नज़रिए में? नहीं, जरूर दीपक जी। जैसे अमेरिका और चीन पहले थे, वो उन्होंने फ्रंटियर एआई मॉडल्स निकाला, ओपन एआई बोलिए, क्लाउड बोलिए। बट जैसे आज क्लाउड ने अनाउंस किया कि एंथ्रोपिक जो कंपनी है वो इंडिया में अपना पहला ऑफिस लॉन्च कर रहे हैं, राइट? वो क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि इतना टैलेंट भरा है इंडिया में कि बाकी जो बाहर की दुनिया की कंपनी है, एंथ्रोपिक, क्लाउड, उनको उस टैलेंट में टैप करना है। यूएस में काफी फेमस है वो। और रही बात की जो 6 महीने पहले एआई हुआ था, आज का एआई ऐसा है कि एजेंटिक एआई है। आज जो एआई कर सकता है वो शायद 6 महीने बाद आपको काफी छोटा लगे, जैसे आपने बोला, राइट? आज की तारीख में एजेंटिक एआई आपको काफी कुछ ऑटोमेट कर देता है। कि जैसे आपको कोई रिसर्च करना है, आपको कोई डाटा एनालिसिस करना है, आपको कोई ऑटोमेशन करना है, एजेंटिक एआई आपके लिए काफी ऑटोमेट कर दे रहा है। 6 महीने बाद और भी इतनी बड़ी चीजें आएंगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे एज अ जर्नलिस्ट, अगर आपको कोई चीज के बारे में रिसर्च करना है, तो आप एक प्रॉम्प्ट में आपका सारा डीप रिसर्च हो सकता है। 6 महीने बाद वो और भी ऑटोमेट हो जाएगा। जी,
एब्सोल्युटली। और क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर हैं भारत मंडपम में, वहाँ से भी वो ग्राउंड रिपोर्ट्स भेज रहे हैं वहाँ पर किस तरह का माहौल है, तो थोड़ा वहाँ पर भी चलते हैं, वहाँ पर किस तरह का मूड माहौल है। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी यात्रा में भारत के सामने कौन कौन से चैलेंज हैं। ज़रा ग्राउंड रिपोर्ट से ब्रह्म प्रकाश दुबे की एक जायज़ा ले लीजिए कि किस तरह की वाइब्स हैं वहाँ। तो एआई एग्जीबिशन में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जो है आरसी हैं, आरसी रोबो इनका नाम दिया गया है ना, क्या नाम हुआ आपका भी? सर मेरा नाम रोहित रंजन हुआ। रोहित हैं हमारे साथ और आरसी हैं। आरसी को बनाया गया है, तो मुझे बताइए रोहित, आरसी टीचर का काम कर सकती हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम कर सकती है, सब कुछ? जी हाँ बिल्कुल, अभी जिस तरह का मैं से बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बात करते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं? हेलो आरसी हैंड से। हेलो आरसी हैंड से। तो इनके सामने जाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हाथ मिला सकती हैं ये, और इनको ये कह रहे हैं कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है आरसी को कि ये रिसेप्शन पर बैठकर रिसेप्शन का काम संभाल सकती हैं और टीचिंग भी कर सकती हैं। और क्या क्या कर सकती हैं भाई रोहित? जैसे ये पहला प्रोटोटाइप है, तो मैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, लाइक कॉर्पोरेट में, एजुकेशन में इस तरह का यूज़ हो सकता है। अगर हमें सफिशिएंट फंडिंग इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो मैं डिफेंस के लिए भी रोबोट आगे चल के बनाना चाहता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ अर्सी, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे सपनों, तकनीक और संकल्प से बनाया गया है। मेरा निर्माण नियोजेन टेक द्वारा किया गया है, एक ऐसी रोबोटिक्स कंपनी जो भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी बनाने के मिशन पर काम कर रही है। मैं लोगों की सहायता करती हूँ, जानकारी प्रदान करती हूँ और उनसे बातचीत करती हूँ। मैं सवालों के जवाब देती हूँ और कई भाषाओं में संवाद कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो आरसी जैसे बता रही है कि कई भाषाओं में ये जवाब दे सकती हैं। कितनी भाषाओं में जवाब दे सकती है रोहित? अभी तक तो 20 से ज़्यादा भाषा में ये ऑलरेडी ट्रेंड है इस चीज़ का। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लोकली बनाने का, ताकि इंटरनेट से डिपेंडेंसी हट जाए। अगर ये हो जाता है तो एआई के दुनिया में एक अजूबा ही होगा। तो देखिए आरसी नर्स का काम कर सकती हैं, केयर टेकर का काम कर सकती हैं, टीचर का काम कर सकती हैं, और ये 20 भाषाओं में बात भी कर सकती हैं, जैसा रोहित रंजन बता रहे हैं। और अभी तो जो है नेट कनेक्टिविटी काम करती है, लेकिन बाद में एआई के थ्रू सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो ये भी तस्वीर है जो है इस एआई समिट की। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। इंटरेस्टिंग। इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि वहाँ पर किस तरह की वाइब्स हैं ग्राउंड पर, और वहाँ पर किस तरह के इनोवेशंस और बातचीतें हो रही हैं। थोड़ा सा हमें डॉक्टर चक्रवर्ती ये समझाइए कि अब हम जब बात करते हैं पूरी दुनिया में एआई के एडॉप्शन की, हमने देखा कि पिछले 1.5-2 सालों में ही, जो मैं जिक्र कर रहा था जैन साहब से भी, गुप्ता साहब से भी, कि ट्रांजिशन इतना रैपिड है कि चैटबॉट से हम कब एजेंट्स, जिसका जिक्र अभी गुप्ता जी भी कर रहे थे, एजेंटिक एआई पर हम कब पहुंच गए, मतलब हमें तो पता ही नहीं चला इस जर्नी को। ऐसा लगा कि पलक झपकते ही सब कुछ हो गया, और आगे भी ये बहुत रैपिडली चेंज होने वाला है। बार बार ये कहा जाता है कि चाइना हमसे आगे निकल गया या बाकी कंट्रीज भी आगे निकल गई। आप तो साइंटिस्ट हैं, चाइना ने एआई पेटेंट्स, रिसर्च पेपर्स, उस पे आज नहीं, पिछले 5 साल या मुझे लगता है कि 1 दशक से लगातार वो लोग इस पे निवेश कर रहे थे। वहाँ पर गवर्नमेंट बैक जो लैब्स हैं, उन्होंने बहुत तेज़ी से प्रगति करी पिछले 10 सालों में। एआई को उन्होंने डिफेंस और इंडस्ट्री दोनों में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया। अब हम कोशिश कर रहे हैं, बट क्या हम उस बस को मिस कर गए सर, या हम अभी भी एडॉप्शन के ज़रिए चाइना या बाकी मुल्कों से आगे निकल सकते हैं? थोड़ा सा क्रिटिकल ये सवाल है, लेकिन सर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर को लेके, इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इस पे अपना व्यू पॉइंट दें। नहीं, बस तो मिस नहीं किया हम लोग, क्योंकि ये एक ऐसा है, ये एक जर्नी है। तो एआई का एक जर्नी है, तो इसमें ऑफ कोर्स कोई थोड़ा सा पहले शुरू किया, कोई थोड़ा सा बाद में शुरू किया, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा बस मिस कर गए, ऐसे नहीं है। तो लेकिन रिसर्च का आपने बात बोली, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इंडिया में हमारा रिसर्च का जो कल्चर है वो थोड़ा सा कम है, जिसमें कि हम लोग को काम करना चाहिए। तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अच्छे हैं, और हम लोग ये ऑलरेडी प्रूव करके दिखा चुके हैं। लेकिन जो R&D है या नई कोई चीज़ डेवलप करना,
रिसर्च करना, खाली पेटेंट पब्लिश नहीं या पेपर्स पब्लिश नहीं, हम लोग को कुछ ऐसा कुछ बना के दिखा जो कि दुनिया में यूनिक है। ये जो कल्चर है ये धीरे धीरे आ रहा है। और इसमें मैं सोचता हूँ कि इंडस्ट्री, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, ओके, ये तीनों एंड गवर्नमेंट, ये चारों का अगर सही तरीके से सही मायने में कोलाबोरेशन अगर है तो ये चीजों को बहुत फास्ट हम लोग लेके जा सकते हैं। अगर हम लोग आज बोल रहे हैं कि चाइना थोड़ा सा आगे है, तो हम लोग उनको पीछे छोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा जो चीज है, हमारे पास इतना बड़ी एक आईटी पॉपुलेशन है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आईटी एंड एआई में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन का बहुत जरूरी है, जो कि Yes, sir. चाइना के पास नहीं है। हाँ सर सर वो सर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो तो पूरी दुनिया सर इस बात को मानती है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे डोंट यू थिंक कि हमने थोड़ा सा ग्लोबल एआई रेस में इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा अभी दिख रही है? मतलब हमने एआई एडॉप्शन के लिए जो हमने जीपीयूज़ की बात करी कि हम बनाएंगे, उसमें अभी भी हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। पॉलिसी जो हमारा रिएक्शन रहा वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव की जगह रिएक्टिव ज्यादा रहा। मतलब अचानक से जब डिसरप्शन शुरू हुआ तो आनंद फानंद में हमने टेंडर वेंडर प्रपोजल्स वगैरह मंगाने शुरू किए। अभी भी हमारे पास रोड मैप नहीं है कि हम जीपीयूज बनाएंगे, हमारा उद्देश्य तो है, लेकिन इंपोर्ट डिपेंडेंसी अभी भी है। तो सर हम मीट कर लेंगे ना सब, आगे सब कुछ ठीक ठाक रहेगा ना? जरूर ठीक ठाक रहेगा। ये थोड़ा बहुत ये होता है क्योंकि इंडिया एज ए कंट्री, हम लोग कोई भी चीज़ को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका कि बहुत कुछ चीज़ें थोड़ा सा सोच समझ के करना भी जरूरी है। ओके, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा देर हुआ है जरूर, लेकिन जो हम लोग स्टेप्स अभी ले रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी में मैच्योर हो रहा है, ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। तो आज से अगर 2 साल पहले का जो इमेच्योर टेक्नोलॉजी था, जितना ये जेन के बारे में बोल रहे थे, जितना उसका हेलुसिनेशन था, जितना ये था, तो ये एक्चुअली रियल एंटरप्राइज एडॉप्शन के लिए रेडी नहीं था। अभी अभी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ये अभी रियल एंटरप्राइजेस में, चाहे आपका बैंकिंग हो या कोई भी क्रिटिकल सर्विसेज हो या डिफेंस में हो, आज उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का एक लायक हो चुका है। तो वो हिसाब से मैं सोचता हूँ कि ये रेस में हम लोग पीछे नहीं है। Right, sir. रादर देन हम लोग को एक सोची समझी अभी एक नीति रणनीति बनाना पड़ेगा, Okay. जिसमें कि हम लोग काम कर सकें। राइट सर, अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया से अनुराग जैन जी आते हैं। अनुराग जी, थोड़ा सा हमें बताइए, भारत का जो स्टार्टअप है वो कंज्यूमर फोकस ज़्यादा है ऐसा कहा जाता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये भी है, क्विक प्रॉफिट मॉडल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं हमारे यहाँ जितने भी स्टार्टअप्स हैं। रिस्क कम लेना चाहते हैं, प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल सैंक्टम सेंक्टोरम में है हर चीज़ के, राइट? और लॉन्ग टर्म हाई रिस्क इनोवेशन, ये संभवतः इस पे शायद इंसेंटिव्स हमको देने चाहिए थे ताकि हम एक लंबी रेस के घोड़े बन सकें। अभी क्या है कि एआई सब जगह शुरू हुआ तो हर कोई बहती गंगा में हाथ धुलना चाहता है। तो क्या ये बात सही है सर? हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्विक प्रॉफिट के पीछे, क्विक प्रॉफिट मॉडल्स के पीछे ज़्यादा हैं रादर देन लॉन्ग टर्म हाई रिस्क इनोवेशन मॉडल के? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम लोग एक बूटस्ट्रैप कंपनी है 8 साल से, तो हमारा हमेशा से हमें प्रॉफिटेबल रहना है। तो हमें जब भी हम पहले सोचते हैं कि हम अपना कुछ भी इम्प्लीमेंट करके रेवेन्यू जनरेट करें, प्रॉफिट जनरेट करें, लेकिन हम जिस स्पेस में है, वॉइस एआई, वॉइस बॉट्स बनाते हैं जो कॉल पे चलते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमें आया कि जितने भी दुनिया के ग्लोबल प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो स्पीच मॉडल्स हो, वॉइस मॉडल्स हो, या जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, वो सब बने हैं वेस्टर्न मार्केट्स के लिए। उनने इंडिया पे फोकस नहीं किया। इंडिया के कल्चरल नुआंसेस बहुत डिफरेंट है, और अगर किसी स्टार्टअप को इस पे रिसर्च करना है तो बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, हाई रिस्क भी है, और बट इसका हाई रिवॉर्ड है अगर वो चल जाता है। तो हमने एग्जैक्टली वही किया कि हमने एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाया अपने प्रॉफिट्स को निकाल कर और इन्वेस्ट किया। अगर हमें वहां पे लेट से हो सकता है जो हम रिसर्च आज डेवलप कर पा रहे हैं वॉइस में, तो हमने लैंग्वेजेस पे जो डेवलपमेंट किया, भारत में 22 तो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, बट हर 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है।
तो इस साइड पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। हमने सोचा कि ये रिसर्च करना चाहिए, तभी हम भारत में एक्चुअली लैंग्वेज को डीमिस्टिफाई कर पाएंगे और आम भाषा में बात कर पाएंगे। तो अगर ये रिसर्च के लिए हमें एक्चुअली कोई इनोवेशन फंड मिला होता, लेट्स से 2 साल पहले, तो हम ये रिसर्च 2 साल पहले कंप्लीट कर चुके होते। अभी गवर्नमेंट इसमें बहुत इन्वेस्ट कर रही है, तो हम जैसे देख रहे हैं कि कंप्यूट्स इंडिया एआई मिशन में मिलते हैं। तो हमने देखा है कि जो भारत में जो अभी जीपीयूज मिल रहे हैं, जो इंडिया एआई मिशन से मिल रहे हैं, वो 1/10 कॉस्ट पे हैं। तो आप मानिए मुझे 1 करोड़ का जीपीयू चाहिए था, तो बहुत हैवी कंप्यूट लगता है। आप समझिए कि डेटा भी बहुत ज्यादा लगेगा, जो डेटा हमें ट्रेन करना है अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। तो अगर मैं इंडिया में वो डेवलप करना चाहता हूँ, तो आरओआई और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। बाहर कंपनीज के लिए $1 मिलियन खर्च करना, 9 करोड़ रुपए कोई आम बात नहीं है। Correct. वो बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है रिसर्च में, जैसे कि कैसे सब लोग मिलके बड़े विजन्स पे इन्वेस्ट जो करेंगे। जो हमने सर पिछले साल पिछले साल नहीं 2024 में जो हमने एआई मिशन जब लॉन्च किया था, एंड 1.25 बिलियन डॉलर्स का हमने एलोकेशन भी उसमें किया था, और उसमें हमारा फोकस ही था कि हम जीपीयू प्रोक्योरमेंट पे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि वो रिएक्शन ज़्यादा था, भले कि लोग प्रोएक्टिव नहीं थे, हम रिएक्टिव ज़्यादा थे, बट नेवरदलेस हमने कम से कम शुरुआत तो करी। आपको लगता है उसमें स्किल डेवलपमेंट का भी प्लान है गवर्नमेंट का? आपको लगता है कि 2024 के बाद से थोड़ा लेट ज़रूर हुए हम, लेकिन सूरत बदल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि हम कंप्यूट ले पा रहे हैं लोअर कॉस्ट में, और हमारा थ्रूपुट बढ़ गया है बहुत ज्यादा। तो हम लोग सेम कम इन्वेस्टमेंट में भी कर पा रहे हैं। बट रिसर्च फंड्स अलग से अवेलेबल नहीं है कि अगर आपको लेट से गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है कि आप ये लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर जो बहुत ऐसी यूज केसेस हैं जिससे बहुत बेनिफिट होगा एंड कस्टमर्स को, पूरे भारत को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें न्यू स्टार्टअप्स को, न्यू एज कंपनीज को और सपोर्ट लगेगा फंडिंग का। तो हमारे जो वीसी एनवायरनमेंट या इन्वेस्टर्स सर्कल भी है, वो बहुत रिस्क अवर्स है, और वो बिल्कुल फूक फूक के कदम रखने वाली बात है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, फिर आपको फंडिंग मिलती है। तो जो बड़े आइडियाज हैं उस पे या तो गवर्नमेंट एक फंड निकाले रिसर्च के लिए अपार्ट फ्रॉम कंप्यूट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम रिसर्च में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एकेडमिया में इन्वेस्ट हो रहा है अभी, राइट। बट जैसे कि बताया चक्रवर्ती जी ने कि सबको मिलके काम करना पड़ेगा। हमारे लिए दूसरा बड़ा इशू आता है डेटा का। डेटा अभी अवेलेबल नहीं है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। अगर मुझे लैंग्वेजेस डेवलप करनी है, लेट्स से मैथिली या हरियाणवी, ये लैंग्वेज का डेटा मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई एक्चुअली रिसर्च करना चाहता है, तो ये डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए। मतलब बहुत स्किल्ड और टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में जो एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अगर ये रिसोर्सेज मिले हमें तो। बट गुप्ता जी, हम देखते हैं कि जितनी भी ग्लोबल टेक कंपनीज हैं, सब कुछ वर्नाकुलर्स में आ रही हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में जा रही हैं, और वो हमारे यहाँ से ही लोगों को हायर कर रहे हैं, एजेंसीज को हायर कर रहे हैं। उनके पास वो डेटा कैसे अवेलेबल है, और हमारे लोकल स्टार्टअप्स के लिए क्यों नहीं? नहीं, देखिए कैसा होता है कि जब आप वेस्टर्न मीडिया में हो, तो आपको कोई भी डेटा की कमी होती है, कुछ होती है, तो आपके पास एक्सेस बहुत ज्यादा होता है। और एक चीज जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि पिछले 15 मिनट में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, देयर इज एक इंग्लिश में कहावत है ना, द वे यू स्टार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द वे यू फिनिश इज इम्पोर्टेंट, राइट? हम शायद लेट स्टार्ट हुए हैं एआई रेस में, मगर हमारा फिनिश बेस्ट होगा। एंड इसीलिए जो एआई समिट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, ये उस तरफ जाने वाली समिट है कि हम मिलके, इंडिया को मिलके कैसे आगे बढ़ाए। और एक और चीज ये होती है कि जैसे चाइना है, चाइना में रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम काफी होते हैं, प्लस गवर्नमेंट से ग्रांट्स काफी मिलता है, राइट? तो हमें एज इंडिया, हमें अपने जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उन्हें ग्रांट ऑफर करना चाहिए, रिसर्च के लिए फोकस करना चाहिए। हमारे जो एकेडमिया में जो ऑप्शंस है, रिसर्च होता है, उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। बट मेरा सवाल वही था, मैंने शुरुआत भी उसी सवाल से की थी, सॉरी टू इंटरप्ट, कि चाइना ने एआई डेवलपमेंट प्लान अपना 2017 में लॉन्च कर दिया था, हमने एआई मिशन 2024 में लॉन्च किया। चाइना का क्लियर विजन है 2030 तक का, $1 बिलियन फंडिंग ऑलरेडी इन प्लेस, एजुकेशनल रिफॉर्म्स उनके अलाइंड हैं। हमारी जो एआई पॉलिसी है वो 2017-18 में जो टेक्निकली आ जानी चाहिए थी, बट वो नहीं आई,
और उस पे भी अभी हमारा स्किल का एक बहुत बड़ा गैप है। और जैसे मैंने बताया, चाइना के पास एडवांटेज ये था कि उस समय एआई का जो प्रोग्रेस था वो स्लो था, तो उनके यहाँ एकेडमिया को तैयार करना उस फ्यूचर के लिए या आज के लिए आसान था। हमारे यहाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज अगर एकेडमिया में कोई इंस्टीट्यूशन में अगर वो कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो 6 महीने बाद वो रिलेवेंट नहीं रह जा रहा है। दूसरा, आप उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स कहाँ से लेकर के आएंगे? मतलब आप स्टूडेंट्स को तब तैयार करेंगे जब आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो खुद ट्रेंड हो। अब वो खुद ओल्ड स्कूल से आते हैं, तो ये एक कैसे हम ये एकेडमिया की रेस में थोड़ा सा इसको ये वाली ट्रेन पकड़ पाएंगे? थोड़ा गुप्ता जी ये बताइए। नहीं, जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे चाइना ने अभी ऑलमोस्ट समझिए कि 10 साल से चाइना एआई रेस में मतलब सेकंड पे है। हमें अगर फर्स्ट या सेकंड पे आना है तो हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट काफी लगेगी। गवर्नमेंट ऑलरेडी, जैसे अनुराग जी ने बोला कि गवर्नमेंट ऑलरेडी कंप्यूट ऑफर कर रहा है, राइट। गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी, जैसे एआई समिट हो रहा है क्योंकि हमें अपस्किल करना है, स्टूडेंट्स के लिए अपस्किल करना है, टीचर्स के लिए अपस्किल करना है, स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी देनी है कि कैसे एआई यूज करके हम सोशल वेलफेयर के लिए बेटर हो इंडिया के लिए। तो जहां जितना कि प्राइवेट पे हमें फोकस है, मगर उतना ही गवर्नमेंट को अपने तरफ से ग्रांट्स ऑफर करने होंगे, अपॉर्चुनिटीज ऑफर करनी होगी कि नहीं, आप आइए, हमारे यहाँ अपस्किल सेंटर बना है, आप अपस्किल होइए, आप 3 महीने 6 महीने के प्रोग्राम करिए और फिर आप खुद टीचर बन के बाकियों को सिखा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट इस केस में काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बोला, हाउ यू स्टार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू फिनिश इज इम्पोर्टेंट। इंडिया एआई समिट इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। इंडिया इज ऑन दैट ट्रैक कि हम फिनिश ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। एआई का कोई फिनिश लाइन नहीं है, मगर हम जिस हिसाब से अभी प्रोग्रेस में पिछले 6 महीने में देख रहा हूँ, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पॉपुलेशन एज अ होल काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगी 6 से 12 महीने में। ओके, हम भी उम्मीद करते हैं कि 6 से 12 महीने में हम काफ़ी स्ट्रांग रहें। बट जो टैलेंट और स्किल का मोर्चा है वो अभी भी बहुत बड़ा एक प्रश्न है। अभी भी टॉप इंजीनियर्स अब्रॉड जा रहे हैं। हमारा टैलेंट एक्सोडस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटिंग शॉर्टेज जिसका जैन साहब ने जिक्र किया, वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे अब थोड़ा सा हम कॉम्पिटेंट हो रहे हैं उस मोर्चे पे। लेकिन टैलेंट अगर माना आपने पैदा कर भी लिया यहाँ पे, तो टैलेंट जनरेशन के बाद टैलेंट रिटेंशन एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों हमारे पास कोई रुकेगा? हमारे पे गैप्स इतने ज़्यादा हैं, विदेश की कंपनियाँ इतना हाई पे कर रही हैं। मैं क्विकली जस्ट टू समराइज, क्योंकि सर तो खुद अकेडमिया से आते हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं देश के, तो डॉक्टर चक्रवर्ती मुझे बताइए, ये हमारे देश में गवर्नमेंट लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है, इंडस्ट्री लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एकेडमिया लेवल पे भी क्या काम हो रहा है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े होर्डिंग्स तो लगा देते हैं अपने नाम के आगे, बट आउटडेटेड करिकुलम वर्सेस इंडस्ट्री नीड, ये साफ डिफरेंस हमें दिखता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स का लैक है, ये हमें साफ दिखता है। फैकल्टी और इंडस्ट्री का डिसकनेक्ट है, ये तो खुद इंडस्ट्री हमसे आके बोलती है कि भाई नौकरियों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, मैं दे दूंगा आपको इतनी सारी नौकरियां। ये मुझे इंडस्ट्री के आगे लोग बोलते हैं, लेकिन स्किल तो लाइए। सिर्फ ग्रेजुएट हो रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी उनकी इतनी ज़्यादा है। तो ये, और दूसरा फैकल्टी इंडस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा था। तो सर ये कैसे हम इतने बड़े चैलेंज को भर पाएंगे डॉक्टर चक्रवर्ती? जी, जैसे कि जो इस थोड़ा सा गैप है, ये तो हम लोग सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं। एक नंबर तो फंडामेंटल्स। देखिए, कोई भी जो इंजीनियरिंग है उसमें फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एक बीटेक कोर्स को खाली प्रैक्टिकल हम लोग एप्लीकेशन लेवल पे लेके जाए, कैसे एप्लीकेशन यूज करना है या ये करना है। हम अगर फंडामेंटल्स नहीं देंगे तो स्टूडेंट को कभी भी रिसर्च में नहीं जा सकते, क्योंकि रिसर्च में तभी जा सकते हैं जब फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से जो हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस को वो स्ट्राइक करना चाहिए, स्ट्राइक ए बैलेंस जिसको बोलते हैं, कि हम लोग वो बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए कि उसमें फंडामेंटल्स पे भी हम लोग ध्यान दें, सो दैट कि स्ट्रांग फंडामेंटल्स हो, प्लस एप्लीकेशन लेवल पे या जो अभी मतलब कोई इंडस्ट्री के जो नीड है उसको भी कैसे ये करें वो। तो उसके लिए ऑलरेडी ट्रेन द ट्रेनर, आप जो बोले कि फैकल्टीज का भी थोड़ा सा गैप है, उसको कैसे हम लोग मैनेज करें, तो वो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम ऑलरेडी हो रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्लस हमारा यूजीसी की तरफ से भी ये एक ये है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी सब लोग, आप लोग मीडिया सब लोग एक्टिव हो गए, राइट, सब लोग ये बात कर रहे हैं। यस सर।
नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम ये लगेगा। बहुत जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी है और हमने किया है। देखिए हमने किया है। आज जो मैं शुरुआत में जो सवाल पूछ रहा था कि वाई इंडिया, उसका बहुत बड़ा जो आंसर है मेरी नज़र में वो है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, जो हमारा डीपीआई का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवोल्यूशन जो हमने दुनिया को करके दिखाया है। आइडिया ऑफ एआई ड्रिवन फिनटेक, एआई ड्रिवन गवर्नेंस, एआई ड्रिवन पब्लिक सर्विस, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया के सामने नज़ीर है। स्टार्टअप और इनोवेशन जो बूम आया है पिछले 3-4-5 सालों में, वो ज़बरदस्त है। एआई मिशन का मैंने आपको जिक्र कर ही दिया है। सेमीकंडक्टर और डीप टेक पुश भी हम दे रहे हैं, तो वो भी एक स्ट्रांग पुश बनाता है। बट हाँ, स्किलिंग और टैलेंट स्केल का थोड़ा सा एक मोर्चा है जिस पे हमें काम करना है। बट फिर भी हमें कोशिश तो हमने की है लार्जेस्ट स्टेम ग्रेजुएट पूल एक बनाने की। ग्लोबल आईटी जायंट्स हमारे साथ हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, काफ़ी कुछ इस मोर्चे पे काम कर रहे हैं। एआई अपस्किलिंग पे बहुत काम कर रहे हैं ये लोग भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि फ्यूचर हमारा हो सकता है, बशर्ते हम सावधान रहें। दुनिया सिर्फ हमारे पास इसलिए ना आए कि हम ग्राहक हैं, दुनिया हमारे पास कोलैबोरेशंस के लिए भी आए, हमसे सॉल्यूशन खरीद कर लेकर के अडॉप्ट अपने यहाँ भी करे, इसके लिए भी आए, तब जाके मज़ा आएगा। और इसी दिशा में शायद दिल्ली में 20 तारीख तक काम होगा और इसके लिए हमारी सरकार भी लगी हुई है। उम्मीद करते कि अच्छे आउटकम्स यहाँ से मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। थैंक यू सो मच डॉक्टर चक्रवर्ती फॉर योर टाइम। अनुराग जैन साहब, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। सुमित गुप्ता, शुक्रिया, आपने समय दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और